एक ऐसा शासक जो कभी नहीं हारा, जिसने पूरे भारत को अपने अधीन कर लिया था। आइए जानते हैं ऐसे महान राजा समुद्रगुप्त के बारे में। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल संघर्ष अंश में। गुप्त वंश के प्रथम शासक जिन्होंने गुप्त वंश की नींव रखी थी, महाराजा गुप्त थे। उनके बाद उनके पुत्र घटोत्कच, फिर घटोत्कच के पुत्र चंद्रगुप्त प्रथम हुए। चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र समुद्रगुप्त हुए, जो कि गुप्त वंश के चौथे शासक थे, जिनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। वे प्राचीन इतिहास में सबसे बड़े और सफल सेनानायक एवं सम्राट माने जाते हैं। उनके शासनकाल को भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत मानी जाती है। समुद्रगुप्त को गुप्त राजवंश का महानतम राजा माना जाता है। वे एक उदार शासक, वीर योद्धा और कला के संरक्षक थे। समुद्रगुप्त के कई और भाई थे, फिर भी उनके पिता समुद्रगुप्त की प्रतिभा को देखकर इन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। समुद्रगुप्त का नाम सम्राट अशोक के साथ जोड़ा जाता है, हालांकि वे दोनों एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे। एक अपने विजय अभियान के लिए जाने जाते थे और दूसरे अपने धून के लिए जाने जाते थे। समुद्रगुप्त भारत के महान शासक थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कभी भी पराजय स्वीकार नहीं किया, इसीलिए उनको भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त के पिता गुप्त वंशीय सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम और माता कुमारी देवी थी। चंद्रगुप्त ने अपने अनेक पुत्रों में से समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी चुना और अपने जीवन काल में ही समुद्रगुप्त को शासन भार सौंप दिया। प्रजाजनों को इससे विशेष हर्ष हुआ। प्रजाजन इससे बहुत प्रसन्न हुए, किंतु समुद्रगुप्त के अन्य भाई इससे रुष्ट हो गए थे और राज्य में गृह युद्ध छिड़ गया। प्रतिद्वंदी में सबसे आगे राजकुमार काछा थे। काछा के नाम के कुछ सोने के सिक्के भी मिलते हैं। गृह कलह को शांत करने में समुद्रगुप्त को 1 वर्ष का समय लग गया। फिर उसके बाद समुद्रगुप्त ने अपने विजय की यात्रा प्रारंभ की। इनके विजय गाथा का वर्णन प्रयाग में अशोक स्तंभ पर खुदा हुआ है। यदि आप कभी प्रयागराज जाइए तो वहां पे अशोक स्तंभ के पास जरूर जाइए। पहले समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 3 राजाओं को हराया, जिनमें थे अहिच्छव का राजा अच्युत, पद्यावती का भारसी वंशी राजा नागसेन और राजकोट कूलज। इन सभी पर इन्होंने विजय हासिल करके अपने अधिकार में कर लिया और बड़े समारोह के साथ पुष्पपुर में प्रवेश किया। इसके बाद उन्होंने दक्षिण की यात्रा की ओर प्रस्थान किया और क्रमशः कोसल, महाकांतर, भौराल, पिष्टपुर का महेंद्रगिरी, अरंडपल, काची, अवमोक, बेगी, पाल्लक, देवराष्ट्र और कोस्थलपुर 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की। जिस समय समुद्रगुप्त दक्षिण विजय यात्रा पर थे, उस समय उत्तर के अनेक राजाओं ने, जिनको कि समुद्रगुप्त ने हराकर अपने अधीन कर लिया था, इनके आने के बाद वे फिर से अपने को स्वतंत्र मानकर विद्रोह कर दिए। समुद्रगुप्त लौटने पर उत्तर के जिन राजाओं ने विद्रोह किया था, उनका समूल नाश कर दिए, जिनमें थे रुद्रदेव, मतिल, नागदत्त, चंद्रवर्मा, गणपतिनाग, नागसेन, अच्युत नंदी और बलवर्मा। इन सभी पर विजय के पश्चात समुद्रगुप्त ने पुनः पुष्पपुर, जिसे आज पाटलिपुत्र के नाम से जानते हैं, वहां प्रवेश किया। इसके बाद इनकी बढ़ती शक्ति के आगे किसी ने भी अपना सर उठाने की कोशिश नहीं की। सीमा प्रांत के सभी राजाओं तथा यौधेय, मानलव आदि गणराज्यों ने भी स्वेच्छा से इनकी अधीनता स्वीकार कर ली। दक्षिण पूर्वी बंगाल, कामरूप, नेपाल, देवाक, जिसे आसाम का नागा प्रदेश कहते हैं, और कुमायूं और गढ़वाल के पर्वत प्रदेश इनकी अधीनता स्वीकार कर देने लगे। दक्षिण और पश्चिम के अनेक राजाओं ने इनका आधिपत्य स्वीकार कर लिया। वे हमेशा उपहार भेजकर इनको संतुष्ट करने की चेष्टा करते रहते थे। समुद्रगुप्त का साम्राज्य पश्चिम में गांधार से लेकर पूर्व में आसाम तक तथा उत्तर में हिमालय के कीर्तिपुर जनपद से लेकर दक्षिण में सिंघल तक फैला हुआ था। प्रयाग के प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के महादंडनायक हरिपेड़ ने लिखा है,
पृथ्वी भर में कोई उसका प्रतिरथ नहीं था। सारी धरित्री को उसने अपने बाहुबल से बांध रखा था। इन्होंने बहुत से नष्ट हो चुके जनपदों का पुनरुद्धार भी किया था, जिनके कारण इनकी कीर्ति सब जगह फैल गई थी। पूरे भारत में एक छत्र शासन स्थापित कर लेने के पश्चात इन्होंने अनेक अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों, दीनों, अनाथों को अपार दान दिया। इनके महादंडनायक हरिसेन ने लिखा है, उनका मन सत्संग सुख का व्यसनी था। उनके जीवन में सरस्वती और लक्ष्मी का अविरोध था। वह वैदिक धर्म का अनुगामी था। उसके काव्य के कवियों के बौद्धि वैभव का विकास होता था। ऐसा कोई भी सद्गुण नहीं है जो उसमें न रहा हो। सैकड़ों देशों पर विजय प्राप्त करने की उसकी क्षमता अपूर्व थी। स्वभुजबल ही उसका सर्वोत्तम सखा था। परशु, बाण, भाले आदि अस्त्रों के घाव उनके शरीर की शोभा बढ़ाते थे। समुद्रगुप्त की नीति थी साधुकता का उदय हो तथा असाधुकता का नाश हो। उसका हृदय इतना मृदुल था कि कोई प्रेम भाव से बस उसके सामने नतमस्तक हो जाए तो उनका मन पिघल जाता था। उसने लाखों गायों का दान किया था। अपनी कुशाग्र बुद्धि और संगीत कला के ज्ञान के प्रयोग से उसने ऐसे उत्कृष्ट काव्य का सर्जन किया था कि लोग कविराज कहकर उसका सम्मान करते थे। समुद्रगुप्त के 7 प्रकार के सिक्के मिल चुके हैं, जिससे उनकी बहादुरी, शुद्ध कुशलता तथा संगीतज्ञता का पूर्ण प्रभाव मिलता है। इन्होंने सिंहल के राजा मेघवर्ण को बोधगया में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति देकर अपनी महानता एवं उदारता का परिचय दिया था। यह भारत का प्रथम आसेतु हिमाचल का सम्राट था। इनकी अनेक रानियों में पट्टमहिषी दत्त देवी थी, जिनसे सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने जन्म लिया था। समुद्रगुप्त ने 51 वर्षों तक शासन किया और ताज के सबसे योग्य रूप में चयनित किया गया था। समुद्रगुप्त ने साम्राज्य के विस्तार के लिए दोहरी नीति अपनाई थी, प्रसरण, बोद्धवरण। यह नीति उत्तरी भारत के राज्यों को जीतने के लिए बनाई गई थी, जिसके तहत उत्तरी भारत के राजाओं को पराजित कर उन्हें अपने अधीन करना था। और दूसरी नीति थी ग्रहण मोक्षनुग्रह। यह नीति दक्षिणी भारत के राजाओं को जीतने के लिए बनाई गई थी, जिसके तहत दक्षिणी भारत के राजाओं को पराजित कर उसका राज्य उसे ही वापस लौटा दिया जाता था तथा बड़ी मात्रा में कर लिया जाता था। इस प्रकार इन्होंने पूरे भारत पर विजय हासिल की और पूरे भारतवर्ष के राजाओं को अपने अधीन कर लिया। इसके बाद समुद्रगुप्त ने अपने पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय को अपने उत्तराधिकारी के रूप में अपने सिंहासन पर बिठाया। यहीं पे यह वीडियो समाप्त होता है। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।